हेलो गाइस, वंस अगेन इजाज हिदायत आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं जो ना हेलो गाइस, हेलो। अच्छा आप आ गई हैं जी हाँ अभी 12 हाँ जी। तो आज आप चाह रही हैं कि कंटेंट आप बता रहे थे कि जैसे पाकिस्तान को चाहिए होता है, जैसे पाकिस्तान को जीतने के लिए हाँ फॉर एग्जाम्पल 18 रन चाहिए, 3 बॉलें रह गई हैं, ठीक है। मियां दाद खड़ा हुआ है जी, जी। तो वो 3 छक्के मार दे, अमेरिकन हो गया उससे कहते करामात हो जाए। 3 छक्के मार के उसने पाकिस्तान जीत गया दिया। एकदम। और या गंगोली खड़ा हुआ है या कोहली खड़ा हुआ है, जी। इंडिया को 2 जितवाने बॉलों के के लिए, लिए 12 रन चाहिए तो कोहली ने 2 छक्के लगाए और इंडिया फाइनल जीत गया। तो इसी तरह आज मैंने सिक्सर लगा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे आज कोहली खेलने आए हुए हैं। तो बताया अच्छा एक चीज तो बताएं कि मैं कोहली बहुत पसंद है। हाँ, बहुत अच्छा विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। और इधर पाकिस्तान और इधर इंडिया सभी उसको प्यार करते हैं, लाइक करते हैं। और जो भी अच्छा खेलता है उसे प्यार किया जाता है। इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर। तो इस वीडियो में विराट कोहली हिप हिप हुर्रे, वेल डन, आप अच्छा खेल रहे हो, वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ तो कॉन्ट्राइंडिकेशन के हम बलून पंप क्यों नहीं डाल सकते? बैलून पंप उन मरीजों में नहीं डलता जैसे जिनको अयोर्टिक डिजीजेस होती है, जैसे उनको एक सबसे बड़ी बीमारी जिसको हम कहते हैं, जिसको कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है अयोर्टिक रिगर्ज। जिस मरीज के ER है उसको नहीं डलता। ऐसे पेशेंट जिनको पेरिफेरल डिजीज होती है, ठीक है, आपकी वेसल्स डिसेक्टेड है या टाइट हो रहा है, वो सख्त हो जाती हैं और जिसमें डिसेक्शन के चांस होते हैं, ऐसी तमाम बीमारियों में किसी का अगर साइट ऑफ इंसर्शन पे एम्बोलिज्म हो गया वो पेशेंट भी कॉन्ट्राइंडिकेशन बैलून के लिए हो जाता है। और एन्यूरिज्मल पेशेंट जो है, डिसेक्शन के पेशेंट जो है, A टाइप B के पेशेंट जो उनको बैलून आप नहीं डलते, ठीक है। अगर एयोर्टिक क्लासिक वो जो कैल्सिफिकेशन एयोर्टा वो जो मैं कहता हूं मोटा हो जाना, एयोर्टा का सख्त हो जाना पास की लेयर का, तो ये कैल्सिफिकेशन वाले पेशेंट्स को भी आप बैलून नहीं डालते। इंट्रायोटिक बैलून तो अभी हेल्प नहीं करेगी ना हम डाले। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि उसका यूज ही ममनू है, ठीक है। ये तो हो गया। इंडिकेशन जो हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सबसे पहले तो कार्डियोजेनिक शॉक है, उसके बाद आपके पास डिफिकल्ट वीना फ्रॉम द बाईपास है, हाई रिस्क PCI है, तो उसे प्री सर्जरी प्री प्रोसीजर वो इंट्रायोटिक बैलून पंप की सपोर्ट किया जाता है। ऐसे मरीज जो हार्ट ट्रांसप्लांट के हैं, यहाँ के एक्मो वेटिंग पेशेंट, उनको भी बैलून इंट्रायोटिक बैलून पंप की सहूलत मैसर की जाती है। अब बात कर लें ट्रबल शूटिंग, और आज इस इंट्रायोटिक बैलून पंप को करेंगे, वाइंड अप कर देंगे ताकि फिर हम नई टॉपिक को पकड़ेंगे। तो ट्रबल शूटिंग्स में सबसे जो आपके ख्याल में कौन कौन सी ट्रबल शूटिंग हो सकती है, कौन कौन से मसले हो सकते हैं बैलून के दौरान? अर्ली इन्फ्लेशन एंड अर्ली डिफ्लेशन। वेरी गुड, ये भी एक अच्छा सवाल किया आपने कि अगर आपकी टाइमिंग, इसका मतलब है कि बैलून कैथेटर की टाइमिंग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जैसे हमने डिस्कस किया था वो T पे इन्फ्लेट हो और R पे डिफ्लेट है, ECG के मुताबिक। ECG की जब T का स्पेस है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन हो और R पे डिफ्लेशन। और एयोर्टिक जब T की वो जगह होता है जहाँ पे एयोर्टिक वाल्व क्लोज हो, ठीक है। तो एक तो ये इंडिकेटर, ये तो आपने वैसे लास्ट टाइम बताया था। डिटेल में। तो ट्रबल शूटिंग में इसलिए ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि अमूमन आप ऑटो मोड रखते हैं, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। तो ये वाला तो किस्सा ही अब खत्म हो गया है कि आपका पहले दौर में था, लेकिन अब तो ये दौर ही नहीं रहा। अब तो ऑटोमेटिकली जब आपकी कंसोल एडजस्टमेंट कर लेती है टाइम में। सबसे बड़ा आपके पास जो ट्रबल शूटिंग आ सकता है कि बैलून, आपने बैलून इंसर्ट किया और बैलून ऑगमेंटेशन ही नहीं कर रहा, बैलून इज नॉट ऑगमेंटिंग। अब बैलून ऑगमेंट नहीं कर रही तो इसका मतलब कि मैं बैलून इंट्रायोटिक बैलून पंप की थेरेपी का कोई बेनिफिट मरीज को नहीं मिल रहा। अगर उसकी परफियन अच्छी नहीं कर रहा तो फायदे को नहीं। तो वो उसमें कुछ वजूहत हो सकती। नंबर 1 ये है कि आपका साइज ऑफ कैथेटर छोटा है। अपने मरीज का कोई अगर जो जैसे हाइट लंबे वाला मरीज है, उसको आपने 40 cc डाल दिया फाइबर ऑप्टिक, तो वो इतना ज्यादा इन्फ्लेट ही नहीं कर रहा, क्लैप्स नहीं कर रहा, पुश नहीं कर रहा, तो वो यूजलेस हो गया, उसके लिए बेनिफिशियल ही नहीं रहा। ये ट्रबल शूटिंग में होता है। फिर आपको बैलून निकालना पड़ेगा, दूसरा डालना पड़ेगा, क्योंकि बैलून एक पेशेंट सेप्टिक में चले जाते हैं तो उसमें भी बैलून कम्युनिकेशन नहीं करता, तो उसमें आपको उसको सेप्सिस को सही करना होता है। फिर कभी कभी ये होता है कि जब बैलून आप इंसर्ट करते हो तो वो अनरैप्ड नहीं होता,
यानी पहले वो लिपटा होता है ना ऐसे करके, जब आप, क्योंकि वरना अदरवाइज तो आप इंसर्ट ही नहीं कर पाते। जब आप उसमें गैस इन्फ्लेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाता है। कुछ बैलून्स का वो अनरैप्ड नहीं होता, तो वो सही से खुलता 50% खुलता है, 50% नहीं, तो उसकी बैलून ट्रेसिंग फर्क आती है, तो वो हमें ट्रेसिंग से पता चल जाए उसकी ट्रेसिंग ऐसे से आ रही होती है। तो आप उससे कहते हैं कि बैलून इन्फ्लेशन नहीं हो रही, तो ऑगमेंट ही नहीं कर रहा, तो देन यू हैव टू रिमूव एंड पुट द न्यू वन। ठीक है। कभी कभी होता है उसमें होता है गैस लॉस आ जाती है, आपके जो कनेक्शन है वहाँ कहीं लीकेजेस है, तो वो बैलून इन्फ्लेशन नहीं कर रहा, तो फिर आपको कनेक्शंस को देखना होता है। और एक सबसे बड़ा कि कभी कभी बैलून जो है ना पंक्चर हो जाता है कैथीटर, तो जब पंक्चर होता है तो आपका जो ब्लड जो है ना कैथीटर से, वो जो वाइट आपने कनेक्शन गैस लाइन किया होता है डिस्क के अंदर बैलून कंसोल में, उसमें ब्लड आ जाता है। ऐसी सूरत हाल में पहली फुर्सत में आप उस लाइन को क्लैम करें, ताकि वो जो ब्लड है मरीज का वो सीधा आपके बैलून कंसोल के अंदर ना जाए और पूरी डिस्क को खराब ना कर दे, उसे प्रिवेंट करता है। प्लस उसमें दूसरा चांस ये था कि उसमें आप एयर ना एम्बोलिज्म के चांसेस को रिड्यूस करें, इसलिए फौरन क्लैम कर दें। इन्फॉर्म टू द इंटेंसिविस्ट फिजिशियन और सर्जन हुएवर बी विद यू, और बैलून कैथीटर को निकाला जाए और उसकी जगह नया डाला जाए। कभी कभी बैलून की जो होती है ना मल्टीपल पंक्चर्स की वजह से वहाँ पे एडीमा हो जाता है, और सबसे जब बैलून को जब निकाला जाता है ना तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि बैलून कैथीटर्स वो जो प्लेस है उसको कंप्रेस अगर आप उसे कंप्रेस अच्छा नहीं करेंगे तो वो आर्टेरियल है तो अच्छा। दूसरी बात, जब कैथीटर आप डालते हैं तो वो 7.5 फ्रेंच का कैथीटर है, तो उससे पहले जब परकुटेनियस है ना तो आप डायलेटर्स यूज करते हैं, तो जब डायलेटर शुड नॉट गो मोर देन 7.5, तो मोमन आप 6 फ्रेंच का गाइडवर के साथ डायलेट करके बैलून, और अगर आपने उसका डायलेटर बड़ा यूज कर लिया तो वो फिर ऊजिंग होने के चांसेस हैं, ठीक है, क्लॉट्स के चांसेस हैं। प्लस ये है कि आप बैलून के साथ जैसे कन्वेंशनल में आप एक सेलाइन यूज करते हैं जी, वो हेपरनाइज होनी चाहिए ताकि वो उस लाइन को पेटेंट रखे। तो ये छोटी छोटी जो से मसाइल थे बैलून के, और इन केस आपके सेंटर में गैस नहीं है तो वो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था कि कैसे इसको मैनेज करना है। कोई और तो नहीं आई थिंक बैलून हमारा काफी हमने ब्रीफली उसको डिस्कस कर लिया। बैलून कैथीटर को हमने इतना लंबा, इतना उर्दू में, हिंदी जुबान में इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मेरा ख्याल है कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस हमारी सारी वीडियोस को 1 by 1 देखे तो वो कंप्लीट बैलून काउंटर पल्सेशन के बारे में आइडिया उसको आइडिया हो जाएगा, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या इंडिकेशन है, क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। तो मेरे तमाम जो चाहने वाले देखने वाले हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और लास्ट जो वीडियोस मैं देख रहा हूँ अब लोगों का व्यूअरशिप कम हो गई है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो ये जो सदका जारिया जारी रखेंगे ताकि अगर एक भी बंदा देख लेता है तो उसका भला ही है। हम अगर किसी भी हमारी बातचीत से किसी को बेनिफिट मिलता है तो इज मोर देन इनफ। तो फिर एक नई टॉक के साथ नए किसी पॉडकास्ट के साथ हाजिर होंगे। और ये जो वीक है इसके बाद शायद ईद आ रही है, तो मेरे तमाम जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं उन सबको एडवांस में भी ईद मुबारक। और अभी तो फिर टाइम है, अभी तो पूरा वीक है। कतर में तो 1 वीक है, पाकिस्तानियों के लिए तो 1 वीक से थोड़ा सा ज्यादा, एक दिन ऊपर कर लो, नहीं 2 दिन शायद ऊपर होंगे। इस बार प्रेडिक्शन है कि 30th को यहाँ मेरे ख्याल 29वें रोजे में के बाद ईद है मुझे लग रहा है। तो ठीक है जनाब, मिलते हैं एक नई बात के साथ, नई टॉक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।